अस्सलाम वालेकुम। पोल्ट्री बर्ड्स को रानीखेत और आईबी जैसे जानलेवा वायरसेस से महफूज रखने का आसान तरीन अमल इस वैक्सीन का इस्तेमाल है, जो एनडी यानी रानीखेत और आईबी दोनों बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करती है और सस्ते दामों आसानी से मैसर भी हो जाती है। इसे हम स्प्रे बोतल के ज़रिए भी इस्तेमाल में ला सकते हैं, नाक या आँख में कतरा डालकर भी, या फिर पानी में शामिल करके पिलाने से भी परिंदों में एनडी और आईबी के खिलाफ मदाफ़त यानी इम्यूनिटी पैदा करवाई जा सकती है। फैली हुई मुख्तलिफ बीमारियों से परिंदों को बचाना हमारे फ़राइज़ में शामिल है। घरेलू या कमर्शियल चिकन्स रानीखेत या आईबी यानी इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस की जद में तब ही आएंगे जब उनके अजसाम में पहले से ही इकोलाई या दीगर मोज़रे सेहत जरसूमें मौजूद होंगे, या फिर वो परिंदे जिन्हें हमने वैक्सीन ना करवाई हो, जिनके अंदर इम्यूनिटी न पैदा करवाई हो, या ऐसा माहौल जिसमें गर्मी ज़्यादा हो, नमी इंतहाई कम या हद से बढ़ जाए। आप जैसे ही आईबी वगैरह जैसे मर्ज़ में मुब्तला बर्ड्स को देखें तो सबसे पहले अपनी जरासीम कुशी डिसइंफेक्शन करके उसे दीगर नॉर्मल परिंदों से अलग करें और ऐसे माहौल में रखें जहां नॉर्मल माहौल की निस्बत 1 से 2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्जा हरारत फराहम किया जा सके। यानी पहले जहां बर्ड मौजूद था उधर अगर टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस या लगभग 28 डिग्री सेल्सियस था, तो अब इस मुतासरा जानदार को 29 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत मुहैया किया जाए। पहला पानी बनाएं जिसमें बुखार से निजात वाला सिरप और मेंटोफिन या फिर ब्रोमैक्सिन शामिल करें। दूसरे पानी में लाइजोविट या इम्यूनिटी मदाफ़ती निज़ाम में मजबूती लाने की खातिर कोई भी मरकब, कोई भी अमेज़ा इस्तेमाल करें। तीसरे पानी में या एमॉक्सीसाइक्लिन या डॉक्सीसाइक्लिन ऊपर लिखी हुई मिकदार के मुताबिक पानी में मिक्स करें। और अगर चौथा पानी बनाना पड़े तो उसमें सोडियम सैलिसाइलेट 1 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से इस्तेमाल करवाइएगा। इस रूटीन को लगातार 5 दिनों तक जारी रखें और इस दौरान नमी 60 से 65 से 75% के दरमियान रखने की कोशिश करें। मुतासरा चिकन को मज़ीद किसी भी किस्म के स्ट्रेस तनाव का शिकार न होने दें, क्योंकि पहले से ही वायरस की वजह से जानदार शदीद स्ट्रेस में है। अब इस सारी ट्रीटमेंट, मुकम्मल इलाज मुआवजा और ज़रूरी इकदामात का ताल्लुक आईबी या एनडी जैसे अमराज के खात्मा के साथ नहीं, ये सिर्फ इमदादी इलाज यानी सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, जिसे हम अपने परिंदों को मज़ीद नढाल और लागर होने से बचाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। वायरस चंद दिनों से लेकर हफ्तों तक और चंद हफ्तों से लेकर महीनों तक जानदार में रह सकता है। इसलिए बीमारी की शिद्दत का दारोमदार इन अवामल पे भी होता है कि जिस बर्ड पे वायरस ने हमला किया है उसके जिस्म का कौन सा हिस्सा या कौन सा निज़ाम, सिस्टम, ऑर्गन इस वायरस से मुतासर हुआ है। वायरस की किस्म कौन सी थी, स्ट्रेन कौन सी थी, जिस बर्ड पे उस वायरस का हमला हुआ है उसका इम्यून स्टेटस, मदाफ़ती निज़ाम कितना मजबूत था, आप अपने बर्ड को कौन सी और कितनी ग़िज़ा दे रहे हैं, और आया कि बर्ड पहले से ही किसी तनाव का शिकार था या कि नहीं। अगर हम सिर्फ आईबी की बात करें तो ये निज़ाम तनफ़्फ़ुस, निज़ाम और निज़ाम अखराज के मुख्तलिफ हिस्सों को मुतासर करेगी। अगर सांस के निज़ाम में हल्का फुल्का इन्फेक्शन आता है, सिर्फ अंदर की जानब थोड़ा सा रेशा बलगम बनती है, आगे की जानब छोटा सा प्लग बन जाता है, और हमारी जानब से हल्की फुल्की ट्रीटमेंट, थोड़ी सी ज़िम्मेदारी की वजह से हम इसे चंद ही दिनों में ख़त्म कर देते हैं, बर्ड नॉर्मल हो जाता है, सेहतयाब हो जाता है, तो ऐन मुमकिन है कि वायरस से जल्द ही छुटकारा मिल जाए। लेकिन अगर वायरस की स्ट्रेन, वायरस की टाइप वो वाली है कि जिसकी वजह से निज़ाम तनफ़्फ़ुस और निज़ाम अखराज के गुर्दे भी मुतासर होने लगे हैं, तो मुमकिन है कि वायरस काफ़ी अरसे तक उस बर्ड में मौजूद रहे। एंडी वायरस न्यूकासल डिजीज़ की बात करें तो इसकी आगे मज़ीद 3 बुनियादी बड़ी अक़साम हैं। एक सबसे कम नुकसान करने वाली, एक दरमियानी और एक सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाली। अब ये हमारी और हमारे चिकन्स की किस्मत पे है कि कौन सी स्ट्रेन बर्ड्स पे हमलावर हुई है। तो ऐन इसी पे दारोमदार होगा कि कितनी जल्दी हम जो इकदामात उठा रहे हैं और जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उससे हमारा बर्ड सेहतयाब होना शुरू हो जाएगा। अगर चिकन की इम्यूनिटी बहुत अच्छी थी, मदाफ़ती निज़ाम ज़बरदस्त किस्म का था, चाहे ग़िज़ा के ज़रिए इम्यून सिस्टम मजबूत रखा गया या अच्छे माहौल के ज़रिए,
तो वायरस से जल्द ही निजात मिल जाएगी। अगर आपके परिंदे अपने जिस्मानी वज़न और उम्र के हिसाब से खुराक पूरी मिकदार में खा रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में परिंदे किसी भी वजह से मुतासर हो जाते हैं तो उन्हें रिकवर करना, ठीक करना, सेहतियाब करना निस्बतन आसान रहता है बनिस्बत उन बर्ड्स के, उन जानदारों के जो पहले से ही ग़िज़ा बहुत कम खा रहे थे, किसी न किसी स्ट्रेस का शिकार थे। उनके अजसाम में इकोलाई, माइकोप्लाज्मा और दीगर बैक्टीरिया की वजह से पहले से ही अंदर मुख्तलिफ अज़ा, मुख्तलिफ टिश्यूज़, मुख्तलिफ निज़ाम मुतासर होना शुरू हो गए थे और फिर उसके बाद रानीखेत या आईबी जैसे वायरसेस ने हमला किया, अटैक किया। अगर आप दीगर जरासीमों को कंट्रोल में रख लें, सफाई सुथराई बेहतरीन किस्म की हो, वैक्सीन्स पे कोई समझौता ना करें, बायोसिक्योरिटी जिसका पोल्ट्री के साथ गहरा ताल्लुक़ होता है उस पे अच्छी तरह से अमल पैरा रहें, तो यकीनी तौर पे इस तरह के मुहलक अमराज से कि जिनकी कोई रेगुलर बाकायदा किस्म की ट्रीटमेंट हमारे पास दस्तयाब नहीं, महफूज रख सकते हैं। आगाज़ में जो आपके साथ दर्जा हरारत बढ़ाने वाली बात की थी वो इसलिए क्योंकि जैसे ही कोई वायरस आपके बर्ड पे हमला करता है तो उसके बाद मुतासरा बर्ड को निस्बतन ऐसा माहौल दरकार होता है कि जिसमें थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा हो, लेकिन इतना भी ज़्यादा ना हो कि बर्ड पेंटिंग करने लग जाए। एक तो वो पहले ही मुश्किल से सांस ले रहा है और दूसरा अब गर्मी की शिद्दत की वजह से उसके अंदरूनी अज़ा भी गर्म होने लगेंगे। तो इस तरह के हालात में हम इस मुतासरा जानदार को मज़ीद कुछ भी खिला पिला नहीं सकेंगे। हम जल्द ही चिकन को नॉर्मल माहौल में लाकर उसको किसी न किसी तरह की ग़िज़ा की जानब लाएंगे ताकि उसकी क़ुव्वत मदाफ़त को किसी तरह से बहाल किया जा सके। बुखार वाला सिरप इसलिए तजवीज़ किया क्योंकि जब भी कोई वायरस आपके फलाग पे हमलावर होता है तो उसके बाद बर्ड्स का नॉर्मल की निस्बत दर्जा हरारत बढ़ने लगता है। लिहाजा कोई भी अच्छा बुखार वाला सिरप हो, वो एरिनेक हो या कोई और, उसे आप अपने बर्ड को लाजमी दीजिएगा। मेंटोफिन या ब्रोमैक्सिन का जिक्र इसलिए किया क्योंकि जैसे जैसे वायरस की वजह से अंदर मौजूद हवा की थैलियाँ गदली होती जाएंगी, अंदर निज़ाम तनफ़्फ़ुस मज़ीद जकड़न का शिकार हो जाता है और वक़्त के साथ साथ म्यूकस भी पहले की निस्बत बढ़ने लगता है। इस म्यूकस को, रेशा को, रतूबत को बाहर निकालने के लिए आपको कोई ब्रोंकोडायलेटर चाहिए, वो आपको मेंटोफिन की सूरत में मिलेगा। ब्रोमैक्सिन, आर्सिलवन सुपर, रेस्पिराफ या फिर कोई और, हत्ता कि आप कम पैमाने पर रखे बर्ड्स के लिए वेंटोलिन भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। या फिर ऐन मुमकिन है कि इस मकसद के लिए सांस में रवानी पैदा करने के लिए आपको मार्केट से किसी और नाम से दवा मिले, लेकिन इसमें साल्ट वो वाला होना चाहिए जो मुतासरा बर्ड्स के अजसाम से रेशा बाहर निकाले। लाइजोविट का या एडेक का या दीगर मल्टीविटामिन्स या दीगर इम्यूनिटी में इजाफा करवाने वाले मरकबात का इस्तेमाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वायरस की मौजूदगी की वजह से अब आपके जानदार की क़ुव्वत मदाफ़त आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो रही है। उसे बरकरार रखने या किसी हद तक मुस्तकीम करने के लिए आपको कोई ना कोई इम्यून बूस्टर इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो तैयारशुदा हो या कुदरती तौर पे घरेलू ज़राए को इस्तेमाल में लाया जाए। एंटीबायोटिक्स का जिक्र इसलिए किया क्योंकि एंटीबायोटिक्स ने उन जरासीमों को, उन सेकेंडरी बैक्टीरियल कॉम्प्लिकेशंस को, पैथोजेंस को ख़त्म करना होता है जो उस वायरस की मौजूदगी की वजह से बर्ड के मदाफ़ती निज़ाम के कमज़ोर होने के बायस उसके जिस्म में अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं और मुतासरा जानदार के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को मज़ीद मुतासर कर रहे होते हैं। तो उन बैक्टीरिया से निजात दिलवाने के लिए हमें किसी अच्छी एंटीबायोटिक का बाकायदा कोर्स करवाना चाहिए ऊपर लिखी हुई डोज के मुताबिक, और अगर मर्ज़ की शिद्दत ज़्यादा है तो उस दवा की मिकदार को बढ़ाया भी जा सकता है, यानी मर्ज़ पेचीदगी इख्तियार ना करे, बर्ड मौत के मुंह में ना जाए। इसका दारोमदार इस बात पे भी होता है कि हम उस फलाक की, उन बर्ड्स की कितनी मदद कर रहे हैं। अलामात के हवाले से ज़िक्र करूं तो अगर आपकी वो वाली मुर्गियां अंडे दे रही हैं जिन पे वायरस ने हमला किया है तो उनके अंडों की अशकाल बिगड़ने लगती हैं, अंडों पे झुर्रियाँ, पलकों पे सोजिश, मुश्किल से सांस लेना, मुंह के मुख्तलिफ हिस्सों की सोजिश, गरमाइश के ज़रिए के पास इकट्ठे होते नज़र आना, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना, डायरिया में मुब्तला होना, उखड़े हुए पर, नीचे की जानब गिरे हुए परों की तादाद में इजाफा दिखाई देगा और अंडों की तादाद में दिन ब दिन कमी होती जाएगी। लेकिन इस तरह के चिकन्स को भूख कम लगेगी,
متاثرہ چکنز کو دن بدن کمزوری لاحق ہوگی، چھینکیں کھانسی کرتے نظر آئیں گے اور اگر اموات ہونے لگتی ہیں تو ٹریکیا یعنی سانس کی نالی میں پلگ سا بنا دکھائی دے گا، اندر کی جانب خون اکٹھا ہوگا، رنگت میں تبدیلی، خاص طور پہ گردے دیکھیں تو بے رنگے نظر آئیں گے، ہوا کی تھیلیاں جنہیں آپ ایئر سیکس کا نام دیتے ہیں وہ گدلی نظر آئیں گی، ایکولائی کی وجہ سے اندر مختلف اعضاء پہ سفید جھلی نظر آئے گی اور آہستہ آہستہ مختلف اعضاء ڈیمیج ہوتے جائیں گے۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔